हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट किया था हमने, मतलब कोशिका का एक अंग हमने पढ़ लिया। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा कोशिका का दूसरा अंग, सेकंड सेल ऑर्गन, जिसका नाम है लवक। तो आज की क्लास किसकी रहेगी? दूसरा कोशिका का अंग है लवक, और लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। देखो, सबसे पहले बात कर ली इसकी डिस्कवरी की कि लवक को किस में देखा। डिस्कवरी की बात करें, सबसे पहले लवक की जो खोज करने वाला साइंटिस्ट है उसका नाम है हैकेल। तो हैकेल ने लवक को ढूंढा, और जो लवक नाम दिया वो नाम दिया था किसने? सिम्पर ने। क्वेश्चन है ना, लवक की खोज किसने की? तो हैकेल। और लवक का नामांकन किसने किया? तो सिम्पर। प्रेजेंस की बात करें, लवक किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाए? प्रेजेंस। तो ध्यान रहे, सभी मतलब लवक पादप कोशिका में तो सभी पादप कोशिका में मिलने वाला है, लेकिन एक तो ये जंतु में नहीं पाया जाता। सॉरी, प्रेजेंस की बात चल रही है। सभी प्लांट सेल में, सभी प्लांट सेल में और एल्गी में। लेकिन अगर इसकी एब्सेंस की बात करें, ये किस में नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रहे, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका, सभी प्रकार की पादप कोशिका और शैवालों के अंदर लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता। और जंतु कोशिका के साथ साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी लवक नहीं पाया जाता। जैसे हम जंतु हैं तो हमारी जो सेल है वो एनिमल सेल है, तो हमारी बॉडी की कोशिका के अंदर लवक नहीं पाए जाते हैं। अब ये क्यों नहीं पाए जाते वो आप जब पूरा पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है? हाँ, सभी प्लांट में पाए जाते हैं और एल्गी में पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो एल्गी है, एल्गी क्या होते हैं? शैवाल। उन शैवालों के अंदर जो लवक है वो एक विशेष संरचना के रूप में पाए जाते हैं। मतलब वो लवक नहीं बोल सकते उनको, लेकिन वो लवक जैसे होते हैं। उन लवक जैसे होते हैं उनको बोलते हैं वर्णकधर। उनको क्या बोलते हैं? वर्णकधर। आप सीधे सीधे शब्दों में बोल सकते हो कि शैवालों के अंदर जो लवक पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वर्णकधर बोलते हैं, या वर्ण की लवक बोलते हैं, ठीक है? तो ये डिस्कवरी की बात थी, ये प्रेजेंस की बात थी। लवक की अगर शेप की बात करें, आकार की, तो कोशिका द्रव में बिखरे पड़े होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार और चपटे, गोलाकार और चपटे होते हैं, ठीक है? ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लवक के प्रकार। अब हम लवक के प्रकार पढ़ेंगे। पहले लवक के प्रकार। ध्यान देना, देखो लवक तीन प्रकार के होते हैं। लवक तीन प्रकार के, एक तो वर्णी लवक, एक अवर्णी लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और जो तीसरा है वो है हरित लवक। तीसरा कौन सा है? हरित लवक। वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और तीसरा कौन सा हो गया? हरित लवक। ये हरित लवक है। अब इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? ये दो तो छोटे छोटे हैं, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इनमें? हरित लवक। वर्णी लवक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा है, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो लवक तीन प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी? वर्णी लवक की। सबसे पहले किसकी बात करें? वर्णी लवक। देखो, ल्यूकोप्लास्ट,
देखो लवक समझना पहले ध्यान से। लवक जो होता है ना, लवक का मुख्य काम क्या होता है? लवक का प्लांट के अंदर मुख्य काम होता है प्लांट को कलर प्रोवाइड करवाना। प्लांट को जैसे पत्तियों का कलर हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, फ्रूट का हो गया, स्टेम का हो गया, रूट का हो गया। एक तो ये जो प्लांट में जो कलर मिल रहा है ना वो लवक ही देता है। और एक होता है प्लांट के अंदर फूड बनाना। आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी किसकी बदौलत हो पाती है? लवकों की बदौलत हो पाती है। तो इनका मुख्य काम यही है। तो वर्णी जो लवक है, वर्णी लवक का मुख्य काम है कि जो प्रकाश संश्लेषण से पौधे में भोजन बनेगा। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनेगा पौधों के अंदर, प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनेगा ना, ये भोजन किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनेगा। और ये भोजन संग्रहित रहता है किसके अंदर? वर्णी लवक। वर्णी लवक का सीधा सा ही काम है। वर्णी लवक सॉरी उल्टा बोल दिया, ये वर्णी लवक नहीं है, ये है अवर्णी लवक। ये कौन सा है? अवर्णी लवक। सॉरी फॉर दिस, अवर्णी लवक। देखो वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब रंग, तो ये किसी भी प्रकार का रंग नहीं देगा। अवर्णी लवक का इतना सा ही काम है कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनाएंगे, और भोजन बनाता है हरित लवक। कौन सा लवक? हरित लवक। तो सीधी सी बात है, हरित लवक जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जो भोजन बनाएगा ना, उस भोजन को संग्रहित रखता है कौन? अवर्णी लवक। मतलब सारा का सारा फूड रिजर्व है किसके पास में? अवर्णी लवक के पास में, ल्यूकोप्लास्ट के पास में। नंबर 2 वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वर्णी, और वर्णी का मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब रंग, ये रंग देने वाला है। अब ध्यान रखना, जो वर्णी लवक है उसमें सारे वर्णक है, हरे रंग को छोड़कर। यह पौधे को हरा रंग प्रदान नहीं करता। मतलब पादप में हरे रंग को छोड़कर जितने भी कलर मिलते हैं वो सारे कलर कौन प्रोवाइड करवाता है? वर्णी लवक। पेड़ पौधों में हरे रंग के अलावा रंग प्रदान करना। एक लवक का काम था बने हुए भोजन को संरक्षित रखना, दूसरे लवक का काम है हरे रंग को छोड़कर पादप को अन्य रंग प्रोवाइड करवाना। जैसे फ्लावर्स के कलर होते हैं, येलो है, ऑरेंज है, पर्पल है, ठीक है, पिंक है। ये जो कलर मिल रहा है ना फ्लावर्स को, वो कौन दे रहा है? वो क्रोमोप्लास्ट दे रहा है। ग्रीन कलर छोड़ दो, क्योंकि हरा रंग कौन देगा? हरित लवक। नाम से ही पता लग रहा है, हरा रंग तो कौन देगा? हरित लवक। तो जो लवक का तीसरा प्रकार था वो कौन सा था? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। तो देखो हरित लवक का मुख्य काम क्या है? हरित लवक एक तो पादप को हरा रंग देगा, पादप को हरा रंग, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाएगा? भोजन। प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा। ये काम है किसका? हरित लवक का। तो पहले मैंने मोटे मोटे तौर पर समझा दिया। अवर्णी लवक जो हरित लवक भोजन बनाएगा ना, उसको संरक्षित करेगा, रिजर्व करेगा, कलेक्ट करेगा, स्टोरेज करेगा उसका। वर्णी लवक हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रदान करवाएगा। अब हरित लवक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एक तो हरा रंग देता है और एक प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है। अब जो हमें पढ़ना है ना वो यही है, हमें हरित लवक को पढ़ना है पूरा। ये दोनों नहीं पढ़ने, ये हो गए बस पूरे। हमें हरित लवक पढ़ना है विद डायग्राम। हरित लवक का पहले डायग्राम बनाऊंगा, उसके स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, फिर ये हरित लवक के द्वारा भोजन कैसे बनता है, ये सारी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो एक बार, देखो
देखो नंबर 3 पर कौन है? हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक पढ़ना में तो सबसे पहले एक बार हरित लवक का डायग्राम बना दूं। तो ध्यान रहे, जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दोहरा आवरण था, इसके चारों तरफ भी कौन सा आवरण है? दोहरा आवरण। इसके चारों तरफ भी दोहरा आवरण। देखो ये गोलाकार या अंडाकार शेप में होता है, ऐसे चपटा सा, ऐसे। ये लो, ठीक है। हरित लवक के चारों तरफ भी कितने आवरण पाए जाते हैं? डबल आवरण। और इसका शेप कैसा है? ये शेप मैंने पहले बता ही दिया। इसका शेप कैसा है? या तो एक ऐसा होता है गोलाकार या फिर अंडाकार। गोलाकार या अंडाकार। अब हरित लवक की जो दोनों झिल्लियों के बीच में जो गैप है, हरित लवक की दोनों झिल्लियों के बीच में क्या है? ये जो गैप है ना, गैप, इसको बोलते हैं पेरिप्लास्टियड। पेरिप्लास्टियल पेरिप्लास्टिडियल स्थल। लवक की दोनों झिल्लियों के बीच में जो गैप है उसका नाम है पेरिप्लास्टिडियल स्थल। पेरिप्लास्टिडियल स्थल। अब हरित लवक की जो स्ट्रक्चर है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो स्ट्रोमा, और एक ग्रेना। एक तो स्ट्रोमा और एक ग्रेना। देखो स्ट्रोमा किसे कहते हैं? हरित लवक के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा लिक्विड, इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है। अब तरल पदार्थ किसका बना हुआ है? इसमें प्रोटीन भी है, इसमें वसा भी है, आरएनए भी है, डीएनए भी है, 70 प्रकार का राइबोसोम भी है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबिमिन है, बहुत सारे वर्णक भी है, एंजाइम्स हैं। इन सब से मिलकर ये क्या बना हुआ है? हरित लवक का तरल पदार्थ। और इस हरित लवक के तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा तो समझ में आ गया, हरित लवक का तरल पदार्थ। हरित लवक का तरल पदार्थ। अब ग्रेना क्या होता है? देखो इस हरित लवक में, ये भी नोट कर लो, प्रत्येक कोशिका के अंदर 20 से 30, मतलब एवरी सेल के अंदर प्रत्येक कोशिका में 20 से 30 हरित लवक होते हैं। प्रत्येक कोशिका में हरित लवक की संख्या कितनी होती है? 20 से 30। ओके, अब आप देखो ये जो हरित लवक का डायग्राम है, ये इसका तरल पदार्थ क्या है? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में सिक्कों के ढेर की बात संरचना पाई जाती है। मतलब एक सिक्कों की आप ऐसे लाइन बना दो ना, एक सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा, ऐसे सिक्कों के ढेर की बात एक संरचना पाई जाती है। देखो ऐसे एक सिक्का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, ऐसे सिक्कों के ढेर की बात स्ट्रक्चर। ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे दिख रहा है ना, जैसे सिक्के के ढेर लगे हुए हैं। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में सिक्कों के ढेर की बात संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। इस पूरी स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ग्रेना। तो आप देखो इस ग्रेना में ये सिक्कों के जैसे बहुत सारी स्ट्रक्चर है। इस पूरी को तो हमने ग्रेना बोल दिया, पूरी को तो क्या बोल दिया हमने?
ग्रेना बोल दिया। और इसका जो ये एक सिक्का है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो, ग्रेनम। एक वचन के रूप में तो क्या हो गया, ग्रेनम, और बहुवचन के रूप में क्या हो गया, ग्रेना। इस ग्रेना का एक और नाम है, इसको क्या बोल सकते हैं, थाइलेकोइड। इसको क्या बोल सकते हैं, थाइलेकोइड। ये एक सिक्का देखो, एक थाइलेकोइड, दूसरा थाइलेकोइड, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे बहुत सारे थाइलेकोइड मिलकर जो संरचना बनाएंगे उसे क्या बोलते हैं, ग्रेना। कुल मिला के ये कह सकते हैं ग्रेना बहुवचन है, थाइलेकोइड या ग्रेनम सिंगुलर है, एक वचन है। तो अब देखो, एक कोशिका में कम से कम 15 से 20, सॉरी, एक हरित लवक में कम से कम 15 से 20 ग्रेना पाए जाते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5, मैंने तो कितने बनाए, 5 बनाए, लेकिन कितने हो सकते हैं, 15 से 20। और प्रत्येक ग्रेना के अंदर, प्रत्येक ग्रेना में 20 से 22 थाइलेकोइड होते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5, इनकी संख्या कितनी होती है, 20 से 22। हरित लवक के स्ट्रोमा में सिक्कों के ढेर की बात जो संरचना पाई जाती है उसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेना की संख्या प्रत्येक हरित लवक में 15 से 20 हो सकती है। ग्रेना एक सिक्कों के ढेर की बात स्ट्रक्चर होती है जिसका एक वचन थाइलेकोइड या ग्रेनम कहलाता है। और ग्रेना या थाइलेकोइड की, सॉरी, थाइलेकोइड की संख्या कितनी हो सकती है, 20 से 22। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये भी ग्रेना, ये भी ग्रेना, ये ग्रेना एक विशेष प्रकार की संरचना से जुड़े होते हैं। ऐसे देखो, दोनों ग्रेना जुड़े हुए हैं ना, ऐसे ये ग्रेना जुड़ गए, ऐसे ये जुड़ गए। तो ये ग्रेना आपस में क्या होते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं। दोनों ग्रेना आपस में क्या रहते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं। और दो ग्रेना को जोड़ने वाली इस संरचना को क्या बोलते हैं, ग्रेनम लैमेली। ग्रेनम लैमेली क्या बोलते हैं, ग्रेनम लैमेली। समझ गए, दो ग्रेनाओं को जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं, ग्रेनम लैमेली। अभी जो थाइलेकोइड है ना, थाइलेकोइड देखो, इस थाइलेकोइड की सतह के ऊपर, इस थाइलेकोइड की सतह के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। थाइलेकोइड की सतह पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। यहाँ पर इसकी सतह पर, ये थाइलेकोइड है, ये दूसरा थाइलेकोइड, ये तीसरा, ऐसे। तो इसकी सतह पर जो छोटे छोटे कण हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। क्या कहते हैं, क्वांटासोम। और इस क्वांटासोम के ऊपर, इस क्वांटासोम के ऊपर विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। और उन वर्णकों में जो सबसे मुख्य वर्णक होता है वो होता है पर्णरित। वो क्या होता है, पर्णरित, जो हेल्प करता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। अब बात समझ में आ रही है, हरित लवक भोजन के निर्माण में कैसे भागीदारी निभाता है। देखो, सीधी सी बात है, हरित लवक के स्ट्रोमा में पाए जाने वाले जो थाइलेकोइड है उस पर क्वांटासोम पाए जाते हैं। और उन क्वांटासोम में विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं जिनमें पर्णरित मुख्य वर्णक होता है। और बिना पर्णरित के प्रकाश संश्लेषण का कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो फोटोसिंथेसिस का काम किसके ऊपर होता है, थाइलेकोइड के ऊपर। कहाँ पर होता है, थाइलेकोइड। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। और प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है, भोजन बनता है। वही भोजन जाकर इकट्ठा होता है किसके अंदर, अवर्णीय लवक में। तो ये जो हरित लवक है ये भोजन बनाने के साथ साथ पेड़ पौधों को हरा रंग भी प्रदान करता है। कौन सा रंग, हरा रंग भी प्रदान करता है। अब हरित लवक के कार्य तो आप समझ गए, अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वर्णीय लवकों का कार्य बताओ, अवर्णीय लवक का कार्य बताओ, और हरित लवक का कार्य बताओ। ये लो, ये एक छोटा सा टॉपिक था किसका, हरित लवक का। तो दो कोशिकांग तुमने पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें तीसरा कोशिकांग पढ़ेंगे और वो है अंतःप्रद्रव्य जालिका। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।